बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास आपको बताएंगे। समास का मतलब होता है जोड़ना। संधि जैसे आपने पढ़ी होगी, संधि में वर्णों का मेल होता है, लेकिन यहाँ जो समास होते हैं इनमें वर्णों का मेल ना होकर के शब्दों का मेल होता है। जहाँ पर दो शब्द आपस में मिलते हैं वहां पर समास होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक शब्द बना लिया जाता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे नीला है अंबर बराबर नीलांबर, यानी यहाँ पर तीन शब्द हैं और इनको मिला करके एक शब्द कर दिया गया नीलांबर। तो ये प्रक्रिया समास की कहलाई। अब यदि हम बात करें समास के वेदों की, तो मुख्य रूप से आपके 6 वेद समास के होते हैं, लेकिन जो हाई स्कूल का पाठ्यक्रम है उसमें आपको 5 ही समास पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं। पहला कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा अव्ययीभाव समास। तो हम देखेंगे पहले कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा होती है, इस समास में पहला पद अर्थात पूर्व पद विशेषण होता है और दूसरा पद यानी उत्तर पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं विशेषण और विशेष, इनको आप जानते ही होंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। यहाँ उपमेय और उपमान आया है, एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास हमारा हो जाता है। इसका उदाहरण जैसे लिखा है नील कमल, नील गगन। तो यहाँ हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा नीला है जो गगन। नीला है जो गगन अर्थात नील गगन। इसी प्रकार से और भी आपके आ जाते हैं, नीलांबर आ जाएगा, नीला है अंबर जो नीलांबर। इस प्रकार से तमाम उदाहरण आ जाते हैं। अगला आपका आ जाता है द्विगु समास। दूसरा द्विगु समास, इसको संख्यावाची द्विगु के नाम से जानते हैं, यानी संख्या प्रमुख होती है इसमें। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद कैसा होता है संख्यावाची, यानी दो पद होते हैं तो पहला पद मुख्य माना जाता है और दूसरा पद संख्यावाची होता है। जैसे हम कोई भी उदाहरण लें, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब इसका विग्रह करेंगे, दो पद होगा, पहला पद और दूसरा पद। तो इसका नियम बता रहा है कि उत्तर पद आपका ये हुआ, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है और पूर्व पद पहला पद कहलाता है। तो उत्तर पद प्रधान है यहाँ नेत्र और पूर्व पद संख्यावाची त्रि माने 3। तो तीन नेत्र, तीन नेत्र, नेत्रों का समूह। या और उदाहरण आ जाएगा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में इसका विग्रह होगा 4 भुजाओं का समूह। इस प्रकार से और भी षटकोण है, चारपाई है, तमाम उदाहरण आ जाते हैं। अगला आपका आ जाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का नियम बताता है कि जब समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ना पहला पद प्रधान होता है यहाँ और ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर के तीसरे पद को प्रमुखता देते हैं, यानी तीसरा पद प्रधान हो जाता है। इसलिए इसको सूत्र के माध्यम से कहते हैं अनेक मन्या बहुब्रीहि।
उदाहरण इसका हो जाता है जैसे विषधर, विषधर। अब इसका विग्रह होगा विष को धारण करने वाला। करने वाला अर्थात क्या होगा? सर्प। इसी प्रकार से नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ अर्थात भगवान शिव। चतुर्भुज, चार है जिनकी भुजाएं अर्थात भगवान विष्णु। इस प्रकार से आपके उदाहरण हो जाए। चौथा समास आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का नियम कहता है जिस समस्त पद में दोनों पद यानी दोनों पद उत्तर पद और पूर्व पद समान हो। नियम कहता है जिस समस्त पद में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद समान हो वहां द्वंद्व समास होता है। इसको चार्थे द्वंद्वा के नाम से भी जानते हैं, यानी इसमें और शब्द छिपा रहता है। ठीक, उदाहरण में जैसे हम देखेंगे माता पिता, तो इसका विग्रह करेंगे हम तो हो जाएगा माता और पिता, यानी बीच में और शब्द का लोप होता है। ठीक, योजक चिन्ह ज्यादातर लगा रहता है। योजक दोनों शब्दों को मेल करने वाला। भाई बहन, देवता राक्षस, दिन रात, इस प्रकार से तमाम आते हैं। यह दिया जाए कि योजक चिन्ह ना हो, ऐसे भी कई शब्द आ जाते हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं होता है तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे सुरासुर, इसको विग्रह करेंगे हम तो हो जाएगा सुर और असुर, अर्थात कह सकते हैं देवता और राक्षस। ये विग्रह हो जाता है। पांचवा आपका आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का नियम कहता है जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास में पहला पद प्रधान होता है और अन्य शब्द के साथ मिलकर के उसको भी अव्यय बना देता है। जैसे उदाहरण दिया है यथाशक्ति, इसको हम यदि विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, ये आपका अव्ययीभाव का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी उदाहरण आ जाते हैं।